दोस्तों आज बरवाला की कपास मंडी के अंदर भारत गौरवशाली रैली की जा रही है और इस भारत गौरवशाली रैली के अंदर हरियाणा की तमाम जो बीजेपी है वो यहाँ पर आई हुई है और इस रैली में आप देख सकते हैं बड़ी भीड़ जो है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस भीड़ के अंदर देखिए, इधर देखिए बड़ी संख्या में जो नेता है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस रैली में क्या कुछ जो है वो रहने वाला है, तो लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। मैं आपको इस रैली की सारी तस्वीरें दिखाता रहूँगा। सम्मानित मंच और मेरे सामने बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों का इतनी भारी संख्या में आप आए, आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल पूरे किए हैं, उन्हीं के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर और हरियाणा के भी 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों में इस तरह की रैलियां, गौरवशाली रैलियां हो रही हैं। और आज बरवाला में भी उसी के तहत आज ये रैली है और इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ आए, इस बात का संकेत है कि आपने जो नरेंद्र भाई मोदी की नीतियाँ हैं, जो प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी की नीतियाँ हैं, उन पर मोहर लगाई है। और जिस तरह से पूरे 9 साल के अंदर विश्व के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पूरी दुनिया में जो देश का मान और सम्मान बढ़ाया है, ये हमारे लिए बड़े गौरव और गर्व की बात है। और जितनी भी योजनाएं, जितने भी ऐतिहासिक फैसले पिछले 9 साल के अंदर देश की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने लिए हैं, सारी योजनाएं गरीब, किसान, मजदूर इनके इर्द गिर्द घूमती हैं। तो योजनाएं अगर हम बताने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। मेरे बाद बहुत से वक्ता भी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मुख्य अतिथि भी हैं, तो मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पिछले 9 साल के अंदर हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार में जो काम किए हैं, उन कामों को देखते हुए और जो देश की जो सरकार है, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार राष्ट्र निर्माण के लिए जो काम कर रही है, जो विपक्ष के लोग आज शोर मचा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रही है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश का आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही वो करूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं और उनका लाभ लोगों तक पहुंचा है, आप लोग भी आने वाले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बनाना है। यही आप आज सब शपथ लेके जाएं, यही मन में बैठा के जाएं कि अगले लोकसभा में भी नरेंद्र भाई मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाना है, देश के हित के लिए। यही रिक्वेस्ट करते हुए अपना स्थान लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा के 9 के 9 असेंबलियों से आए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इतनी भारी संख्या में आई मातृशक्ति आप सबको मेरी ओर से राम राम। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता मेरे बड़े भाई, संसद में मेरे साथी, मेरे वरिष्ठ साथी और केंद्र में मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी, हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी पार्टी अध्यक्ष जो निरंतर पार्टी को सुदृढ़ करने में और पार्टी को चुस्त दुरुस्त रखने में अंत तक अपना योगदान दे रहे हैं, आदरणीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, केंद्र में पूर्व में मंत्री रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता और सौभाग्य से मेरे पिताजी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने आज यहाँ आके मुझे थोड़ा चौंका दिया है क्योंकि कोई कार्यक्रम था नहीं आने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हरियाणा सरकार में वरिष्ठ मंत्री और हमारे हिसार जिला के हिसार विधानसभा के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी, मेरे राज्यसभा में साथी डॉक्टर जनरल डीपी वत्स जी,
विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और लड़वा से विधायक श्री रणवीर गंगवा जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे जिला के पार्टी अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी, हमारे बीच हिसार के पहले प्रथम नागरिक मेयर गौतम सरदाना जी, हमारे हांसी के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, मेरे बहुत ही क्या कहूँगा उनको, मेरी अपना आत्मीयता से मुझे उनका अपनापन मिलता है, श्री विनोद भयाना जी, कुचाना से पूर्व में विधायक रही मेरी माता जी, जिनके बारे में लोग जुझारू नेता की संज्ञा देते हैं, तो मुझे भी अब थोड़ी थोड़ी ठीक लगने लगी है। आदरणीय श्रीमती प्रेमलता जी, हमारे बीच हमारे सरकार के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और एमएलए मोहनलाल भटौली जी, हमारे दोनों राजू बोल रहे हैं, हमारे भिवानी से जिला अध्यक्ष पार्टी के रूपड़ जी, हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई सोनू सिहाग जी और मंचासी सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ नेतागण, पत्रकार बंधुओं, आप सब यहाँ आए, सबसे पहले मैं आपको हमारा मान रखने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये जो पिछले एक महीने से महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, ये उसका आज के दिन एक औपचारिक रूप से अंत है, क्योंकि 30 तारीख से 30 मई से और 30 जून तक का कार्यक्रम था। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता इसके अंदर व्यस्त रहे और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का प्रयास किया गया। जो 9 साल की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो भाजपा की सरकार 9 साल देश में रही, उसका काम वैसे तो सबको पता है, लेकिन फिर भी जन जन तक सीधे सामने से उसका प्रचार और प्रसार किया जा सके, लोगों तक उसको पहुंचाया जा सके, उसके लिए यह आयोजन किया गया। और मैं जहाँ भी मीटिंग में जाता था, मैं ये जरूर कहता था कि 2 ही प्रोग्राम आमतौर पर याद रहते हैं, एक तो पहला और एक आखिरी। एक पहला अच्छा हो जाए तो शुरुआत बहुत अच्छी होती है और आखिरी वाला ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक रहता है। तो पहला आयोजन इस कड़ी में सिरसा में हुआ था, जिसमें आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, बहुत बड़ा आयोजन था। और आज जो अंत में जो आपने जो अपना सहयोग समर्थन और यहाँ उपस्थिति आपने दर्ज की है, उससे जो समापन है वो भी बहुत भव्य हुआ। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। मेरे सभी जितने कार्यकर्ता बंधु हैं पार्टी के, मेरे सभी साथी जो हैं, तो निरंतर पिछले एक हफ्ते से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि इस आयोजन को कामयाब किया जा सके। और सभी नेतागण जिनसे मुझे पूर्ण सहयोग मिला है, चाहे पार्टी के स्तर पे हो या विधानसभाओं के स्तर पे हो, मैं उनका भी बिल्कुल हाथ जोड़ के और नतमस्तक हूं कि आपने इस आयोजन को इतना कामयाब करने में अपना योगदान दिया। बाकी जहाँ तक इन 9 साल की उपलब्धियों की बात है, मैं बहुत संक्षेप में सिर्फ 3-4 चीजें कहना चाहता हूँ। जब मैं नया सांसद आप लोगों ने बना के भेजा, तो उसी समय इस कम से कम पिछले 4 साल की जो सबसे बड़ी घटना थी, सबसे बड़ा फैसला जो सरकार ने लिया था, वो तुरंत हो गया था, और वो था धारा 370 और 35A को हटाने का। भारत की जो अस्मिता है और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा जो पूरा मुद्दा था कश्मीर का, उसको पहली बार और बिल्कुल अंततः किसी ने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखा के पूरा किया। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को एक सूत्र में पिरोने का जो काम किया, मेरे अनुसार वो इस पूरे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। उसके बाद पिछले 3 साल से पूरी दुनिया त्रस्त है, चाहे कोरोना हो या ये यूक्रेन की लड़ाई हो, लेकिन इसमें वह एक देश पूरी दुनिया में, बड़ा मुल्क अगर कोई पूरी दुनिया में है जिसकी अर्थव्यवस्था आज के दिन भी सुदृढ़ है, जिसमें महंगाई आज के दिन भी काबू है, और जिसको पूरी दुनिया
निवेश के लिए और एक ऐसी शक्ति के रूप में देख रही है जो चीन के मुकाबले में खड़ी हो सकती है। वो सिर्फ भारत है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी जो प्रधानमंत्री जी का दौरा अमेरिका में हुआ और जिस प्रकार का मान सम्मान मिला, वो तो उसके हकदार ही 140 करोड़ के मुल्क का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जो मसौदे उसमें तय हुए, जो उसके अंदर समझौते हुए, वो है उसकी असली चीज। और बहुत बड़ी चीजें, पहली बार पश्चिम दुनिया के बाहर अमेरिका किसी को यदि अपनी डिफेंस की टेक्नोलॉजी दे रहा है तो वो हिंदुस्तान को दे रहा है। पहली बार वो सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर आप मैं जानता हूं किसी को नहीं समझ में आया कि सौदा है, लेकिन आज के दिन आप जिन चीजों से भी घिरे हुए हो, ये मोबाइल फोन हुआ, टेलीविजन हुआ, कुछ भी कंप्यूटर हुए, ये सारा का सारा खेल एक सेमीकंडक्टर नाम की छोटी सी चीज का है और उसकी टेक्नोलॉजी और उसके कारोबार हिंदुस्तान में शुरू होने के ऊपर जो मसौदे हुए हैं वो बहुत बड़ी चीज है। उसके साथ साथ जो बिल्कुल जिसको कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, मतलब पृथ्वी से ऊपर जो दुनिया है वहां पे जो समझौते हुए हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। छोटी सी बात बताता हूँ, आमतौर पे जब भी किसी दो देशों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो मिलते हैं, शीर्ष नेता जब मिलते हैं, उसके बाद एक बयान दिया जाता है सरकारी तौर पर, औपचारिक तौर पर, वो आमतौर पर 1-1.5 पन्ने का होता है। लेकिन मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में जो मसौदा हुआ उसके ऊपर जो स्टेटमेंट, जो बयान आया, वो 58 पन्ने का है। ये अपने आप में अभूतपूर्व है और वो 58 पन्ने का इसलिए नहीं है कि उसमें कविता लिख रखी है और लफाजेबाजी की हुई है, वो 58 पन्ने इसलिए हैं कि हिंदुस्तान की जो कदर और हिंदुस्तान का जो स्थान दुनिया में होना चाहिए वो अब अमेरिका जैसी महाशक्ति ने उसको कबूल किया है और हिंदुस्तान का ना सिर्फ दक्षिणी एशिया में या एशिया में बल्कि पूरा एक वैश्विक स्तर पर जो उसका एक स्थान होना चाहिए वो हमको मिला है, चाहे वो कोरोना की डोज की वजह से हो, चाहे वो हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती की वजह से हो, उस वजह से मिला है। तो ये 2-3 चीजें हैं। अंत में ये जरूर कहूंगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप सभी लोग अभी गाड़ियों में आए हैं, ये जो भारी भरकम हाईवे जो देख रहे हो आप, ये सारी की सारी और देश में इसका किस प्रकार से फैलाव हुआ है ये अभूतपूर्व है और किसी भी देश की तरक्की के लिए जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अहम योगदान होता है जो इस सरकार ने प्रदान करने का काम किया है। इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हर अच्छी चीज जिसकी संख्या सैकड़ों में होती है उसके साथ 2-3 चीजें ऐसी भी होती हैं जो किसी क्षेत्र को या किसी विशेष वर्ग को भाती नहीं, उनका हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खास तौर पे क्योंकि हम इलेक्शन ईयर में आ गए, इलेक्शन का साल शुरू हो गया है, बल्कि मेरे खास तौर पर जो पत्रकार बंधु हैं वो तो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि ये जो पूरा सिलसिला 1 महीने का है, ये जो महासंपर्क अभियान है, ये बीजेपी ने बेसिकली इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। इलेक्शन का एक हिसाब से उद्घोष कर दिया है कि हमारे इलेक्शन की तैयारी शुरू होगी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ क्योंकि ये सही बात है कि 10 महीने लोकसभा के बचे हैं, तो ये उसी ओर हमको आगे ले जाएगी, वही शक्ति प्रदान करेगी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा, जब अपने गांव में आप जाएं, जब अपने कस्बे में आप जाएं, जब अपने शहर में जाएं, जो हमारी मजबूत चीजें हैं, जो हमारी उपलब्धियां हैं, उनका तो जिक्र हो ही हो, लेकिन वो चीजें जहां पे हमारी कहीं कोई कमी रही है उसको भी हम सुधार सकें और उसके बीच में भी लोगों के साथ संवाद कर सकें पार्टी के तौर पे और सरकार के तौर पे, तो हमारी जो जीत है उसको सुनिश्चित होने में कोई शक नहीं रहेगा। वैसे भी अन्यथा मेरा तो ये मानना है कि मोदी जी का जो व्यक्तित्व है और पार्टी का जो एक व्यापक रूप है, जिस प्रकार से पार्टी अब पन्ना स्तर तक भी अपने कार्यकर्ता बनाने में सक्षम हो चुकी है, ऐसी पार्टी एक स्थायी पार्टी और स्थायी सरकार और मजबूत सरकार देने का सबसे बड़ी गारंटी है। तो मैं तो एक बार पुनः आप सबका आज इस प्रोग्राम में आने के लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत राम ने भी कृपा रखती, मीनी वर्षा, गर्मी कसौती है, उमस उस पर भी कसौती है, उसके बावजूद आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनने का एक पैमाना जो अगर थोड़ी ताली तोड़ी बजाया करो जब कोई आदमी बोलना हो या खत्म करना हो। तो इन्हीं तत्वों के साथ आप सबका और खास तौर पर हमारे मैं जेठीलाल जी का नाम भूल गया था कि मैं क्षमा चाहता हूं कि जब मैं शुरू में सारे मंच पे लोगों का
जब स्वागत कर रहा था तो मैं हमारे वरिष्ठ मंत्री और हमारे इस कार्यक्रम के जो 3 मुख्य अतिथि हैं, श्री जेपी दलाल का जो कृषि मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और एक बार पुनः डॉक्टर प्रदीप बालियान का और श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का और आप सभी लोगों का, खास तौर पर मातृशक्ति जो इतनी संख्या में आई है, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सबको बधाई देता हूँ और पूरा एक जो भरोसा हो गया है कि हिसार लोकसभा की सीट दोबारा से कमल के निशान पर जिता करके मोदी जी के हाथ में दूर करें। ये किसानों का एक क्षेत्र है और इतना काम भारतीय जनता पार्टी के वक्त में किसी क्षेत्र में हुआ है, बीज से लेकर के बाजार तक, चाहे KCC बनवाना, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाना, खाद उपलब्ध करवाना, बीमा की योजनाएं लाना और MSP देना, ये काम हरियाणा सरकार ने पूरे भारतवर्ष में सबसे अच्छा किया है। सबसे ज़्यादा हम फसल खरीदते हैं। हरियाणा सरकार की जो है 2014 और आज की योजनाओं को कंपेयर करें, 800 करोड़ रुपए का बजट था 2014 में, तो आज 5 गुना हो गया। नहरों का बजट 5 गुना हो गया। बिजली का हरियाणा के 90% गाँव में बिजली पहुंच चुकी है, 24 घंटे है। और जो ट्यूबवेल का पैसा है, एक तरह से 200 रुपये महीने में हम ट्यूबवेल की बिजली देते हैं। माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं बनाई हैं और हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए मिकाडा के द्वारा टैंक बनवाना, पक्के खाली नल बनाने की योजनाएं चल रही हैं। ऊपर जो है हिमाचल से टैंक बना करके जमुना में पानी रोक करके रेणुका डैम, लखवाड़ डैम, ज्यादा पानी लाने की हमारी कोशिश कर रही है। मंडियां भी कल्याण साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो मंडियां भी नहीं है, शेड भी नहीं है। हमारे लगभग सब डिवीजन नहीं, उसके एक सब डिवीजन में कई मंडियां हैं जिनके अंदर इससे अच्छे शेड है, अच्छी दुकानें हैं और आबाद मंडियां हैं हमारी सारी। और अभी जो हम हैं, पिछले 15 दिन पहले हमने कन्नौर के अंदर हरियाणा की नहीं, हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी मंडी 10-12 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से सब्जी मंडी शुरू करवा रहे हैं। उस मंडी के द्वारा 40-50 हज़ार करोड़ रुपए का कारोबार होगा, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे किसानों की आमदनी बढ़ाने में हमारी मदद मिलेगी। इससे पहले भी हमने एप्पल की मंडी इंदौर में बना रखी है, फूलों की मंडी गुड़गांव में बना रहे हैं। मछली का कारोबार अलग है। बालियान साहब को पता है कि हरियाणा में हमारा कोई प्राकृतिक जल संसाधन नहीं है, फिर भी हम 2000 करोड़ रुपए की मछली सालाना पैदा करते हैं। दूध उत्पादन में हरियाणा देश में दूसरे नंबर पर है। ये सब हमारे नौजवान और किसानों की मेहनत की वजह से है। और हमारे प्रगतिशील किसान के लिए हमने योजना बनाई है, किसान कल्याण प्राधिकरण बनाया है। और मैं मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार हरियाणा के 3 किसानों को पद्मश्री मिला है। कि पद्मश्री पहले शहर वालों को मिलता था, मोदी जी ने किसानों को देना शुरू किया। कमल सिंह चौहान को, एक मछली के किसान को, एक पशुपालन के किसान को। लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता। इस सब के बावजूद एक समस्या है कि और प्रदेशों के सो-कॉल्ड किसान नेता रणभूमि हमारे प्रदेश को बनाते हैं। साल भर तक हमारे दिल्ली के बॉर्डर घेरे रखे, हमारे प्रगति में बाधा डाली और जहां राजनीति करने की कोशिश करते हैं। मैं बालियान साहब हमारे हरियाणा के बटेऊ हैं, इनका स्वागत करता हूँ। उनकी पूरा सारी वर्ष इनके वो करेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन बालियान साहब, आप हमारे हरियाणा से रिश्ता है,
आप हमें अपने जो वो है मलिक हैं, पहले यशपाल मलिक भेज दिया, फिर सतपाल मलिक भेज दिया, फिर आपने टकैत भेज दिया, उन्हें आप यूपी में रोको, उनकी सेवा वही करो, हमारा भाईचारा खराब करने की कोशिश न करो। हम अपने आप में सक्षम हैं, हरियाणा वीरों की भूमि है, नेतृत्व के हमारे तरफ हैं। आपकी मदद की जरूरत होगी तो आपसे बात कर लेंगे, कृपा करके इनकी जो मान मुनवत करवानी है वही भेज दिया करेंगे। आप इनको मुजफ्फरनगर में बात या वहीं रोका करो। जब दिल करे हमें पता चलता है कि यहाँ कभी स्टॉल पर आगे बैठ जाते हैं, कभी स्टॉल पर आगे बैठ जाते हैं। मेरी तो इतनी बात है, हरियाणा के किसानों के लिए ये सारा नेतृत्व बैठा है, शीश झुकाते हैं, किसानों के लिए हर काम करने को तैयार रहते हैं और हमेशा जो हरियाणा सरकार किसान की सेवा में तत्पर है। मैं थोड़ा भाषण नहीं देता, मैं दोबारा से इससे 4 लोकसभा के लोगों को, माताओं को, भाई बहनों को, सबको बधाई देता हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि इतने घर में इतनी भारी संख्या में आप आए। धन्यवाद, जय हिंद। सबसे पहले मैं इस बात के लिए बालन साहब का धन्यवाद करूंगा कि काल 3 लाख करोड़ रुपये हमारा जो यूरिया का कट्टा है वो 270 के 270 में आता रहे, आगे भी 3 लाख करोड़ की सब्सिडी मंजूर करा के आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। हम आभारी हैं इनके। पहले केवल किसान क्रेडिट कार्ड अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था और पशुपालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ तो मोदी जी के राज में जब कल्याण जी का जो डांगराला मंत्रालय जिम्मे में आया तब कोई पशुओं के लिए भी क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ। उसके नाम की भी जोरदार ताड़ी मैं चाहूंगा कि सलाह आप लोग बजाएं। आप अपने बीच में AP दलाल जी, कृषि मंत्री हरियाणा सरकार, वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और हमारे शहरी विकास मंत्री कमल गुप्ता जी, पानी के और कोऑपरेटिव के मंत्री बनवारी लाल जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, जिनको बधाई दूंगा आज की सफल रैली के लिए। आपको भी बधाई और ब्रजेंद्र जी को भी बहुत बहुत बधाई। जनरल DP वासी, सेना की बात करेंगे रणवीर गंगवा जी, भाई विनोद प्याना जी, विशंबर वाल्मीकि जी, श्रीमती प्रेमलता जी, छतरपाल जी, भूपेंद्र जी, शंकर दुपट जी, गौतम सरदाना जी, आशा खेदर जी, सीमा गैवीपुर जी, सरोज सिहाग जी और भाई रमेश बैटरी आड़ा भी, सौरभ सिहाग भी और मोहनलाल कौशिक भी। जिनका नाम लिया उनका वंदन और जिनका नाम रह गया उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ये रैली इस बात की भाई 9 साल में के फर्क आया। अगर आपने हिसारते परवाड़ा ते चंडीगढ़ जाने में स्वाद आने लायक क्या हो इस रोड पर कह और 152 वाली सड़क पर कह जाने का मजा आया हो और दिल्ली वाले रोड का मजा आने लायक क्या हो और एक बार ताड़ी बजा के बता दो भाई मोदी जिस तरह राज में इनका स्वाद है। ये है बदलाव। एक समय तो जो बदलाव की बातें होती थी लेकिन हमने बदलाव अपनी आंखों के सामने होते देखा। भाई 9 साल पहले मैं पंचायत मंत्री था और भाई ये शर्त लगाई थी कि पंच सरपंच वो बनेगा जिसके घर ही शौचालय हो और आज कोई भारत में घर नहीं तो पहले 14 से पहले यह हालत थी। बटेउनियों में क्यों क्या करते चाल बटेऊ बोतल रात ने घुमा लिया। लेकिन इससे माताओं बहनों को कितना आराम हुआ, बुजुर्गों को कितना आराम हुआ, बीमार को कितना आराम हुआ। ये पहला प्रधानमंत्री था जिसने कहा देवालय से भी पहले शौचालय चाहिए। बड़ी हिम्मत की बात थी और ये काम ठीक हुआ तो इसके लिए भी ताड़ी बजाकर स्वागत करना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री। मुझे आनंद है इस बात का। माताएं बहनें ईंधन से कभी अपना कपास आड़ा, कभी ये सरसों के घासरे और गोसे पात के और कितनी दिक्कत होती थी। और ऐसा झड़का मौसम हो जा तो फूकनी मार मार के आँखों पानी में आ जाया करता। एक तो गणखरियाँ घर में फूकनी भी नहीं पाओगी। गलत तो नहीं कर रहा हूँ, बरवाड़ा में फूकनी मिले, दुकान बची है, बदला है ये जमाना हमारे सामने। पहले तो एक आध छोरी का नाम भी फूकनी कर दिया करते थे। ये बदला है हमारे सामने, ये बदलाव हमने देखा है। नल से जल 2-3 किलोमीटर तक पानी छत पर लाने का काम मोदी जी ने कहा हम हर घर में नल से जल पहुंचाएंगे जिससे हमारी माताओं बहनों को सिर पर बोझ नहीं उठाना पड़े। और ये बदलाव हमने पूरे देश में अपने सामने होते हुए देखा। जो चीज बदली है, एक बड़ी बात
कोरोना के समय की सबने कही, केवल भारत की चिंता नहीं की, भारत से बाहर दुनिया के देशों की चिंता की। और इसलिए जो नजारा हमने देखा जब हमारे प्रधानमंत्री न्यू गिनी पापुआ गए तो वहां के प्रधानमंत्री ने चरण छुए। क्यों छुए? जब उनका देश कोरोना में मुसीबत में था तब मोदी जी ने उनको वैक्सीन दिया था, इसलिए वो झुक गया चरणों में कि उस समय जब कोई दुनिया हमको नहीं पूछ रही थी, आपने हमको वैक्सीन दी। और इसलिए ऐसे झुका जैसे कोई अपने बाप दादा आ जाए उसके सामने झुकता है। हाँ, सारे सांग हो सकते हैं भाई, बोरा जी का सांग नहीं हो सकता, पैसे वाले का सांग नहीं हो सकता। और आज जो मोदी जी ने अमेरिका की सीनेट में खड़े होकर जो भाषण दिया, कहा अमेरिका वालों, आज हम दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हैं और मैं आपकी संसद में कह के जा रहा हूं हम दुनिया के 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे। इतनी ठाड़ी बात कोई आसान बात नहीं है। अपने मुल्क में कह दे, जलसे में कह दे, सभा में कह दे, जनसभा में कह दे, दूसरा सबसे ठाड़े मुल्क के सामने कहने का जो काम किया, मजा आ गया। भाई साहब, दुनिया में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप जवानी में सपने देखो और अपनी उम्र के साथ उनको पूरे होते हुए देखो। धारा 370 का विरोध हमने बचपन में शुरू किया। 1990 में 10,000 छात्र छात्राओं के साथ हमने कश्मीर मार्च किया था। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, वहां नहीं जाने दिया, वीपी सिंह के घर पे झंडा लेके आए थे। लेकिन आज गर्व है हमें संजीव बालियान पर, डीपी वाजपेयी पर, गजेंद्र जी पर कि इनके बटन से 370 टूटी। मजा आ गया। कांग्रेसी क्या करते, 370 तो टूट ही नहीं सकती, और इस तरह टूट गई यानी बरवाड़ा की रामलीला में सीता का धनुष टूट गया। पहले 2 ही मुल्क थे दुनिया में, कोई अटैक कर जाता जाके अटैक करते थे, इजराइल और अमेरिका। और आज हमने देखा कोई आतंकवादी टेंट, कोई आतंकवादी शिविर अगर लगा है बर्मा में तो वहां ठोक के आए। नड्डा जी आए थे 15-20 दिन पहले जनरल सुहाग से मिलने, गुड़गांव के मकान पे मैं उनके साथ गया था। जनरल सुहाग ने कहा मुझे फक्र है नड्डा जी, मुझे मोदी जी से प्रधानमंत्री के काम करने का मौका मिला। देश की सीमा पार करके आतंकवादियों का शिविर हम बर्मा में तोड़ के आए, उरी में तोड़ के आए, और जब मैं जनरल नहीं था उसके बाद बालाकोट में तोड़ के आए। भारत ऐसा 3रा मुल्क है। अकल राजनाथ जी अपने यमुनानगर में थे, उन्होंने कहा सब सावधान, भारत पर कोई इतनी भी नजर डालेगा तो जाकर ठोकेंगे, चाहे वो कहीं पर भी हो। और अब तो भाई शिकारी ड्रोन का सौदा करके आया मोदी, जितना यो ड्रोन घूम रहा, इसमें कोई बैठने की जरूरत नहीं। वो जहाज जितना बड़ा है उसमें भी कोई बैठने की जरूरत नहीं, बरवाड़ा में बैठ के भी 2000 किलोमीटर तक बम्बारमेंट कर सकता है। भारत की सीमाएं सुरक्षित होंगी, मजा आ जाएगा। एक समय था जब हमने नारे लगाए थे राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, और अब 2024 में उसी मंदिर का उद्घाटन होते हुए देखेंगे। 9 साल में बदला हुआ भारत हमने देखा है कि अनेक चीजों का बदलाव जो हमारे समय में हुआ है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई हैं, सबका जिक्र मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा। दुनिया में जो सम्मान बढ़ा भारत का, भारत के नागरिक को जो इज्जत बढ़ी, सूडान में फंस जाए तो ले आते हैं, यूक्रेन में फंस जाए तो ले आते हैं, मिडिल ईस्ट में फंस जाए तो ले आते हैं, चाइना में कोरोना में फंस जाए, भारत के नागरिक का जो सम्मान इन 2 सालों में बढ़ा है। सब जगह तिरंगा झंडा लेकर निकलने से आज जो भारतीयों की इज्जत होती है, उस इज्जत इस 140 करोड़ की आबादी ने जो मोदी जी को सरकार बनाने का मौका दिया उसके कारण से हुई है। और मोदी जी भी इसी का शान मानते हैं, इसी के प्रति कृतज्ञता जगाते हैं। भाई कोई बढ़िया काम कर रहे हो, कोई खिलाड़ी बढ़िया रन बढ़ा रहे हो, उसको एक पारी और देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? मोदी जी को एक पारी और देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? जरा हाथ करके बताओ, सारे खड़े करके बताओ, माता बहनों तक बताओ, मोदी जी को 2024 की पारी देनी चाहिए? जोर से बोलो, देनी चाहिए।
तो मोदी जी को भी बता दो, अपना फोन निकालो और एक मिस्ड कॉल मार दो 90-90-90 2024 बरवाड़ा में हिसार लोकसभा ने भी तय कर दिया, फिर से जिताएंगे, फिर से बनाएंगे, ये लोकसभा भी मोदी जी की झोली में डालेंगे। एक मिस्ड कॉल मारनी है, कोई फोन की घंटी जाएगी लेकिन आएगा नहीं और SMS आ जाएगा, निकालो एक बार फोन, काटो सारे फोन, मोदी जी पे मेरा जान दो, जित भी हो उड़े मेरा पहुंच जाएगा 90-90-90 2024 90-90-90-2024। पुनः जी को इस आश्वासन जो आपने दिया है इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए और एक बार भारत माता का जयकारा जोर से लगाते हुए बोल भारत माता की। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आपको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। सम्मानित मंच उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति, मैं समझ सकता हूं इतनी उमस में, इतनी गर्मी में इतनी देर बैठना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा। जब हरियाणा हूं तो इस 9 साल का हिसाब किताब किसानों से शुरुआत करूंगा। जब कृषि मंत्री बना भारत का 2014 में, तो कृषि मंत्रालय का बजट था 22,000 करोड़ रुपए और आज 2022 में इन 9 साल में कृषि मंत्रालय का बजट है 1,25,000 करोड़ रुपए। और जो कांग्रेस के ना किसान हितैषी हैं उनका हिसाब था 22,000 करोड़ रुपए और जिसे किसान विरोधी बतावे उस मोदी का हिसाब किताब है 1,25,000 करोड़ रुपए। और हरियाणा का हिसाब किताब आदरणीय दलाल साहब ने दे दिया कि हरियाणा का बजट 5 गुना बढ़ा दिया। और भाई खरीद का हिसाब किताब जो किसानों के लिए खरीद हरियाणा सरकार या भारत सरकार कर रही है लगातार, तो दोनों कृषि मंत्री मेरे सामने बैठे अपना हिसाब किताब आपके बीच में देख गए। धनखड़ साहब भी और दलाल साहब भी। मैं तो इतना मानता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को जब कभी संकट आता है, जब हमारी जीरी नहीं बिकती, जब हमारा गेहूं नहीं बिकता, जब हमारे और कृषि उत्पाद नहीं बिकते, तो हम देखते हैं हरियाणा की तरफ, हम देखते हैं करनाल की मंडी, हम देखते हैं पानीपत की मंडी, सोनीपत की मंडी। तो भाई हमारा तो काम हरियाणा की मंडी से चल रहा, उत्तर प्रदेश के किसान का काम भी हरियाणा की मंडी चला रही। ऐसा मजबूत किसानों के लिए काम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर करे। इन 9 साल में जो काम हुए 4-5 बात का जिक्र करूंगा। इस सरकार ने पहले से, मोदी जी ने एक बात कही, ये सरकार काम करेगी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये सरकार काम करेगी देश के गरीबों के लिए, ये सरकार काम करेगी देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए, ये सरकार काम करेगी अच्छी मजबूत विदेश नीति के लिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो सबने बता दिया भाई, 91,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे वेकर था इस देश में 67 साल में। कांग्रेस की सरकार में 91,000 किलोमीटर बढ़ा और अब 1.5 लाख किलोमीटर 67 साल में तो बढ़ा 91,000 और 9 साल में बढ़ गया 60,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे। जींद जैसे जिले में भी, जो चौधरी साहब का जिला है, माफी चाहूंगा पहले तो पता नहीं कोई हाईवे था नहीं था, अब तो 8 नेशनल हाईवे केले जींद जिले में। और जैसी सड़क में मैं आया, मैं तो बहुत दिनों बाद बरवाड़ा आया, मैंने सोचा बरवाड़ा जाने में 1.5 घंटा लगेगा और मैं आ गया 20 मिनट में हिसार तक। असम नेशनल हाईवे हिसार में है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम इस सरकार ने किया, हाईवे, एयरपोर्ट, अब तो गांव का किसान भी जाने लगे जहाज में भाई, रेलवे के काम, मेट्रो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुए इस सरकार। बात करेंगे गरीब कल्याण की, भाई जनधन अकाउंट खुलने शुरू हुए थे, गैस हो तो इस सरकार ने दी, शौचालय हो गरीब के लिए तो इस सरकार ने बनाए। और भाई मुझे तो पता हरियाणा में कितनी समस्या माताओं बहनों को सिर पे लेना पड़ता पानी, और सिफारिश लगती थी, उपलब्धि बताते थे विधायक और सांसद, भाई गाँव में टंकी लगवा दी, टंकी से पानी आ गया। अब भाई विधायक सांसद ढूंढते फिरे कौन सा गांव बच गया जहां टंकी से पानी नहीं आया। 10.5 करोड़ घरों को
टंकी से पानी देने का तो काम कर दिया, और 2024 तक इस देश में कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जिसमें टंकी का पानी ना आता हो। ऐसी सरकार है। 67 साल तक बेवकूफ बनाती रही कांग्रेस। गरीबी हटा देंगे, गरीब को सुविधाएं देंगे। इनमें से कोई सुविधा मुझे तो लगता नहीं गरीब को मिली हो। आंतरिक सुरक्षा की हालत यह है कि 2014 में गवाह उठा के देख लियो भाई, एक दिन बम फटा था हैदराबाद में, अगले दिन बम फटा था बंबई में, तीसरे दिन बम फटा था चंडीगढ़ में। ये हालत देश में थी। और आज मेरे तो याद नहीं हिंदुस्तान में कोई बम फटा हो। क्यों? सबको पता है एक बम यहाँ फटेगा और एक बम फटेगा फाड़ने वाले के ऊपर। ऐसी सरकार यहाँ मोदी जी की सब कुछ बात का अंदाजा। वो आइए सुरक्षा की बात करें। 67 साल कांग्रेस कहती रही, कहीं भी आतंकवादी घटना हुई क्या कहते देश के प्रधानमंत्री? जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। जवाब किसी पर तो दिया नहीं गया। जवाब भी मोदी जी ने दिया बनने के बाद। और भाई चाहे चीन के साथ हो चाहे पाकिस्तान के साथ हो, मजबूत बाह्य सुरक्षा नीति। अगर एक गोली चलेगी तो हिंदुस्तान की तरफ 10 गोली चलेंगी, और अब गोली चलनी बंद होगी। ऐसी सुरक्षा नीति भारत की देश की है। विदेश नीति है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। क्या स्थिति भारत की पहले थी विदेशों की नजरों में, और क्या स्थिति अब है, आप सब भली भांति जानते हैं। इनके ऊपर ज्यादा कहने की बात है। अब बात कुछ हरियाणा की कर लूं। दलाल साहब ने दुखती रंग छेड़ दी अपनी भी और मेरी भी, और जो मंच में बैठे इन सबकी भी। और दलाल साहब यशपाल मलिक जी ने तो आना कर दिया, देखो वे तो मारे ही है। और भाई टिकैत साहब देखो, मेरे खास चौधरी, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहने का, एक शब्द भी। भाई मैं भी उनका सम्मान करूं, उसी परिवार से मैं आता हूं, उनसे बातचीत दूसरी ढाल करेंगे। और तीसरे का जिसका जिक्र करा था, जिस पर ना उठा जाता ना बैठा जाता, उसका जिक्र कर रहे आप, जो जब तक गवर्नर रहा तब तक तो मौज लेता रहा, एक शब्द नहीं बोला। एक शब्द कैसा हो, और यो छुट्टा हुआ कारतूस ये बात हरियाणा में सोच रहा है यहाँ तेरे में बारूद भरा जाएगा। भाई हरियाणा वालों उसमें बारूद ना भरियो, जो मारा नहीं है, जिसे गवर्नर बना उस पार्टी का नहीं है। यो थारा क्या होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। थारा पैर काट दियो बिल्कुल अपने मन से। इन पर ध्यान ना दो भाई, ये तो आग लगाना है। ये आग लगाओगे और चले जाओगे आग लगा के। इस हरियाणा का भाईचारा खराब करने का कुछ लोगों ने टेंडर ले रखा कि हरियाणा आएंगे, भाईचारा खराब करेंगे और चले जाएंगे। पर हरियाणा में जाति बिरादरी नहीं सुनती। मैं 15 साल इसी हिसार में रहा, यही वोट दी मैंने बार बार। मैंने कभी हरियाणा में नहीं सुना जाति की राजनीति। हरियाणा वाले कहते थे उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति की राजनीति करते हो आप लोग, हम यहाँ जाति की राजनीति नहीं करते। लेकिन दुख की बात है कि आज उसी देश में से तो जाति की राजनीति खत्म होगी और इस हरियाणा में जाति की राजनीति की शुरुआत होगी। भाई कोई एक जाति बिरादरी से राजनीति नहीं हो सकती। 36 जातियों से इकट्ठे मिलकर राजनीति होगी। 36 बिरादरी को साथ लेकर चलोगे जब भी राजनीति होगी, वही बढ़िया राजनीति है। एक जाति से तो गांव का सरपंच भी नहीं बन सकता। किस वहम में है? जब सभी जाति सब समाज, जब सर्व समाज इकट्ठा होगा, जब भी विधायक बनेंगे, जब भी सांसद बनेंगे, और जब भी सरकार बनेगी, और जब भी देश आगे बढ़ेगा। जब सर्व समाज इकट्ठा होगा, किसी एक समाज से आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं तो निवेदन कर रहा हूं हरियाणा वालों से, भाई इनसे दूर रहो। ये उड़न तस्तरियों से आप लोग बचकर रहो, जो बार बार हरियाणा में आ रही, यहाँ का भाईचारा खराब करती हो। कहीं कुछ मामला हो, आंदोलन शुरू होगा हरियाणा में। क्यों भाई? हरियाणा ने ठेका ठा लिया। हरियाणा तो पहले से प्रोग्रेसिव स्टेट है। हरियाणा तो पहले से देश के जो बेहतरीन प्रदेशों में से एक है। यहाँ पहले से अच्छी सड़कें हैं, यहाँ 24 घंटे बिजली है, यहाँ इंडस्ट्री है, रोजगार के लिए दूर दूर से दूसरे प्रदेश से लोग हरियाणा में आए, और हम उसी हरियाणा को खराब करना चाहते हैं। पर मेरा एक ही निवेदन है, इस हरियाणा में हरियाणा वालों को रहने दो कि नहीं चला रहे तो सारा काम। मुझे बताया भी 3000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन है भाई देश में, कहीं 3000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन। अभी आंदोलन हुआ, सूरजमुखी के रेट थे, फिर भी हरियाणा सरकार ने सब ज्यादा रेट दिए। भाई पड़ोसी पंजाब वाले को देख लो, बेचारे को बड़ी उम्मीद से आपने सरकार बनाई थी पंजाब में, उससे भी तो पूछ लो कितना है सूरजमुखी का भाव। तो मेरा एक निवेदन है, मोदी जी गरीब की बात करते हैं, और गरीब में किसान भी आवे और मजदूर भी आवे। जब आयुष्मान भारत की बात करें तो गरीब में कोई जाति बिरादरी देखी जाती, सब बिरादरियों का संबंध कम है। और मैं एक बात बताऊं, इतना पढ़ा लिखा सांसद आपका,
कितना बेहतरीन सांसद आपका है, जिसे हिसार के गांव से लेकर अमेरिका की सारी विदेश नीति तक का जान है। इसे मजबूत करो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आए हुए आयोग, नौजवान साथियों और हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी बेटियां और मंच पे बैठे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, हमारे आज के मुख्य अतिथि संजीव बालान जी, जो भारत सरकार में मंत्री हैं, और अभी सुना है मोदी जी 5-4 दिन में कैबिनेट ऊपर नीचे करेंगे, तो इसको पूरा मंत्री बना दो तो कुछ हमारे में तो जान आ जाएगी बीच सरकार को। और धनखड़ साहब हमारे अध्यक्ष हैं, धनखड़ साहब को मैंने 10 दिन पहले बधाई दी। ये बोले क्या की बधाई है? मैंने कहा ये आप घड़ी हिंदी ना बोला करो, हरियाणवी में बोलो ताकि लोगों के मन में उतर रहा। अरे ये थे हरियाणवी में बोल रहे हैं, और वो भी रोज वाली हरियाणवी, जो मुंह भी आदमी ने चुरा के यो अच्छी बात कह रहा। तो इनका भी धन्यवाद कि आप के बीच में आए। और भाई दलाल जो हमारे कृषि मंत्री हैं, वो हमारे बीच में ही है। दलाल और हम सारे कांग्रेस में से आए हुए होता है, बाकी तो ये आवाज की घड़ी की जरूरत मैंने धन्यवाद करना। मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि ये जो आप थोड़ी थोड़ी बहुत बात करो ना, मेरे आगे नहीं करें, कुछ करो ना, मगर क्या करो? अरे कुछ करो तो धनखड़ साहब तो वरिष्ठ नेता बताओ बीजेपी का, और बाल्याण जी और हमारा एक गठबंधन का साथी है, वो नगर वीरेंद्र सिंह को प्राइमरी मेंबर है, प्राइमरी मेंबर के लिए प्राथमिक सदस्य। तो ये जो मैंने पहले बोल लो, मगर मैं तो प्राथमिक हूँ, मैं तो धन्यवाद कर दूंगा लोगों का जो आए हुए हैं, और आपका भी कर दूंगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मोदी जी ने क्या क्या किया, वो तो देश के लिए किया होगा, खेती के लिए किया होगा, किसान के लिए किया होगा, व्यापारी के लिए किया होगा, और बुद्धिजीवी वर्ग के लिए किया होगा, नौजवानों के लिए। मेरे लिए जो मोदी जी ने किया, इसलिए मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। हमने को ना अब कुछ सोच लो, तो जिस आदमी ने, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि हरियाणा में अब तक जब से ये देश बना है, आजाद हुआ, उस दिन से लेकर 75-76 साल में हरियाणा में 5 केंद्र में बड़े मंत्री बने हैं, और वो 4 तो इसे है जो चीफ मिनिस्टर रहेंगे, राव वीरेंद्र सिंह जी, चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी भगतलाल जी। लेकिन मोदी जी ने, मैं अकेला एक ऐसा आदमी हूं हरियाणा से, मंत्री तो और भी बहुत बड़े, छोटे बड़े, लेकिन वीरेंद्र सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधा कैबिनेट मंत्री बनाया, जो कि मुख्यमंत्री जी।
तो इसलिए उनके काम करने की शैली वो जरूर आपको समझनी चाहिए। मैं नया नया मंत्री बना, मैं बोला मोदी जी आप कनाडा जाओगे? मैं बोला हाँ, मगर मेरी बेटी रहती है वहां, वो आपसे मिलना चाहेगी। प्रधानमंत्री ने वीरेंद्र सिंह की बेटी से और से क्या, लेकिन अपनी गाड़ी बेच के जहां मेरी बेटी रहती थी उसके बच्चे, मेरी बेटी और मेरा दामाद सबको बुला के उनको चाय पिलाई, उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने यही कहा था। और कई बात ऐसे भी हैं जिनके बारे में डॉक्टर साहब ने कहा कि सड़कें बड़ी अच्छी, मजा आता है, लोग जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सड़क तो बड़ी अच्छी है, लोग भी जा रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ में भी ऐसी व्यवस्था कर दो कि चंडीगढ़ जाके खुश हो गया जो अच्छी सड़क का तो नहीं फायदा, और ना तो वहां से कुछ पड़ेगा नहीं, अगले कहेंगे क्यों सड़क पर जाके तेल भी थोड़ा। तो इसलिए आपसे मैं एक बात कहूंगा कि अगर आपको इस सरकार को और इस संगठन को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करना, और मजबूत नहीं रीति ये मजबूत रहे आपकी पूछे ना हो ना, ये इनको कमजोर करना है और वोटर को मजबूत करना है। तो भारतीय जनता पार्टी को 60 धनी तो जुआइयो ना, 60 MLA के बना दो, बना के तो फिर तो ये बोलना छोड़ते थे, और 30 दूसरे के भी बना दियो ताकि उनका दबाव भी रहे। और हरियाणा का जो वोटर है जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, चाहे दिल्ली में बैठी सरकार हो, चाहे हरियाणा में बैठी सरकार हो, तो यह जो बोध है जो कंपनी को के 47 से 40 में छोड़ दिए और हैं अपना कांग्रेस का जो नेता है ना हरियाणा का भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं एक बात बता रहा हूं, समझ लेना, वो कभी भी कोई सरकार के खिलाफ बात करता है तो उससे पहले क्यों कहे हैं अमित शाह तो मेरे मित्र है, मगर फिर चुड़ौड़ा कर रहा है अपने घर में बैठे। अमित शाह तेरा मित्र है, वो हमारा बीजेपी का भारत सरकार का गृह मंत्री और सबसे बड़ा नेता है लोगों का, क्या हरियाणा में आ जाए अन्ना उसमें मित्र करना छोड़ दे, फिर हमारी बुराई क्यों करे। तो ये जो कांग्रेस के जो लोग हैं इनको आप जरूर इस बात को समझो कि वीरेंद्र सिंह ने ये तोड़ रखे 42 साल और 10 साल इनको भी तोड़ते हो गए। जो भी इनकी भी बुराई में जब देखता हूं तो करता हूं, क्या करेंगे प्राइमरी मेंबर हटा दो, उससे ऊपर तो मैं नहीं। लेकिन कांग्रेस जिससे आप लोगों के दिमाग में ये बात डालना चाहती है कि हम सब कुछ करेंगे, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं, माल तो वही है, वो अच्छा माल है, वो आ गया बीजेपी में चलाओ, बाकी तो सारा सौदा वही है। तो इसलिए गलत फहमी का शिकार मत हो। और ये जो 60 साल से प्रशासन का, शासन का, सरकार का, सत्ता का पता लेते रहे हैं, ये कभी आपके नहीं हो सकते। 60,000 एकड़ जमीन किसानों की कौड़ियों के भाव खरीद के और बड़े बड़े जो कॉलोनी बनाने वाले लोग थे उनको पेड़ चला दी। मेरे पास रिलायंस का बड़ा मालिक
मंत्री साहब, मैं नहीं चाहता था मेरे किसान का कौड़ियों के भाव होता हो। मैंने रिलायंस के बड़े जो मालिक है उसको एक दिन आया मेरे पास, बोला चौधरी साहब आप क्यों खिलाफ हो गए? मगर मैं तेरे खिलाफ नहीं हूँ, ये किसान तो 2 फुट डोड़ भी न्यूनतम जो हो जाए उसमें भाई है, कस्ती चलाते हैं, डेढ़ी मारे हैं, और मगर तू इसकी जमीन ले, मगर ये जमीन नहीं देगा। और वही हुआ, 6 साल वो सरकार लड़ती रही, सिर्फ 3,500 और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कल अगर वो आके इस तरह की बात करेंगे तो फिर आपका इस किसान वर्ग का, इस कमेरे वर्ग का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सोच लो इस बात को कि कहते सारे ये राहुल का कांग्रेसी कोई नौजवान, कोई अच्छे लोगों को बात करे, किसान की भले की बात करे, सिर्फ नारेबाजी से काम नहीं चलता। और भाई एक बात और बता दो, आपका ये एमपी है ब्रजेंद्र सिंह, मेरे को एक आदमी मिसाल बता दो इस देश की राजनीति में। बाबू जगजीवन राम की बेटी, उसने IAS में बात हुई थी, वो अफसर बड़ी थी। दूसरा आदमी ये आपका बेटा ब्रजेंद्र सिंह है जो राजनीति में रह के और IAS में, और वो भी सारे देश में 9वां नंबर। ये अपनी 21 साल की नौकरी छोड़ गया और मैं इसको ये कह रहा था, मैं बड़ी सारी रैली कर ले ये इस तंबू के नीचे, तो इसको ये भी मैं सिखाऊंगा कि लोगों के बीच में रहो, लोगों के दुख तकलीफ का साथी बनो और किसान और कमेरे वर्ग के साथ खड़े होकर उनकी बातों के लिए संघर्ष करो, तो आप लोगों की ज्यादा सेवा कर सकते हो, हरियाणा की ज्यादा सेवा कर सकते हो, भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सेवा कर सकते हो। और बाकी तू थोड़ा ठीक बोल रहे है, घड़ी बात नहीं कहता तो किसी का चोट की बढ़ दूंगा, मैंने बता दिया ऐसे ही बढ़ दूंगा, खुद का फिर लगा देता कोई भी हो। तो आपका साथ और एक नई व्यवस्था रचने का भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण, जब बीजेपी का राज बना था, मैं भी मंत्री था, 3.5 करोड़ लोगों के खाते थे बैंकों में, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा खोल दो, सबके बढ़ाओ। आज 42 करोड़ से ज्यादा खाते हैं। तो ये तब्दीली है, ये व्यवस्था परिवर्तन है। इन बातों की तरफ इशारा करता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। और भाई आपको ये भी मैं आपको बता दूं, जब दिशा बिगड़ती है तो लोग भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, लेकिन आपको इतना जरूर कहूंगा कि हरियाणा के अंदर नई दिशा जो दी जा रही है, हर चीज के अंदर शुरू में तकलीफ होती है, सबको होती है, आपको भी हो सकती है, लेकिन आप इस बात को याद रखना कि व्यवस्था परिवर्तन में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी का एक दृष्टिकोण है, उसको बढ़ा के रखना है। और ये भी मैं आपसे आज कह के जाता हूं कि हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थान मजबूत किया, और इन भाइयों को भी कह के जाता हूं कि ये जो दुष्यंत चौटाला कंपनी है, इससे जल्दी छुट्टी पा लो, ना करो, नुकसान होना है, बहुत ज्यादा नहीं करने वाला।